नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार स्काई बुक के कथा यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। इस यात्रा में आज हम सुनेंगे उषा प्रियमवदा जी द्वारा रचित कथा मछलियां। अगली सुबह विजी के लिए गुलाब का फूल खरीदकर नटराजन उसे देखने गया। विजी अनिश्चित भाव से थोड़ा मुस्काई। नटराजन उसे कृत्रिम रोष से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। तकिए के सिरहाने टिकी विजी हाथों में गुलाब की लंबी डंडी घुमाती रही। फिर पतली सी आवाज में बोली, एक काम कर दोगे? कहो। कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ दो। मैं इस डायन के साथ नहीं रहूंगी। आगे इस पर बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी निरर्थक बातों में समय बीत गया। दोनों ही और एक तनाव सा था। नटराजन चलने को उठा तो विजी ने पूछा, नटराजन, वो मनीष कैसे हैं? ठीक है, कहते हुए नटराजन ने झुककर उसके बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते हुए बीते। इसी बीच लाइब्रेरी जाकर भी कुछ लोगों से मिलाया। भारतीय भाषाओं के पुस्तकों की कैटलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी। वहाँ विजी काम करे, इसका प्रबंध किया और फिर लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट भी मिल गया। एक कमरा, छोटी सी रसोई और बाथरूम। विजी के अस्पताल से लौटने से पहले ही नटराजन ने उसका सारा सामान वहाँ पहुँचा दिया। सामान मुखी ने पैक कर दिया था। वह नटराजन के साथ आकर चीज़ें ठीक कर गई थी। बाजार से थोड़ा ज़रूरी सामान, फल, दूध, मक्खन आदि लेकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उदास सी दीवार पर एयर इंडिया का एक कैलेंडर लगा दिया। न चाहते हुए भी नटराजन को लगा, मुखी भली है, मुखी उदार है, और इसी से मन में थोड़ी सी श्रद्धा जागी। विजी ने लौट कर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुमने सामान जमाने की क्यों जहमत की? वह तो मुखी आकर ठीक कर गई थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, विजी ने कहा और दूध की बोतल सिंक में उलट दी। विजी, मेरे सामने फिर उसका नाम ना लेना नटराजन, विजी ने कहा। इसी स्मृति से जुड़ा एक और प्रसंग है। नटराजन प्रायः विजी की ओर चला जाता था। चाहता था कि उसे किसी भी तरह उलझाए रखे, जिसे विजी को अधिक सोच विचार कर अपने को दुखी करने का मौका न मिले। कभी उसे सिनेमा ले आता और कभी समय हुआ तो 30-32 मील दूर वाशिंगटन, विशेषकर जब मार्च अप्रैल में वहाँ चेरी के फूल खिलने लगे। पहली बार विजी ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर ढेर सारे आड़े तिरछे सीधे सफ़ेद हाथी छपे हुए थे। उस साड़ी के गहरे नीले रंग ने विजी के चेहरे का गोरापन बढ़ा दिया था और वह बहुत कोमल अनछुई सी लग रही थी। बाद में जब भी कभी विजी को बाहर जाते देखा तो उसी साड़ी में। फिर वह साड़ी आंखों में चुभने सी लगी और मन में रह रहकर प्रश्न उठने लगा कि विजी शादी की तैयारी में सूटकेस भर के जो साड़ियाँ लाई थी उसमें से क्यों नहीं पहनती। एक दिन ना रहा गया, हंसी में पूछ बैठा, जब देखता हूँ यही साड़ी पहने दिखती हो, बहुत अच्छी लगती है क्या? विजी ने दीर्घ समतल दृष्टि से देखते हुए हल्के से उत्तर दिया, बाकी साड़ियाँ मुखी ने रख ली है, किराया बाकी था ना। कुछ पल चुप रहकर नटराजन ने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? विजी चुप रही। नटराजन ने आगे झुककर कहा, विजी, तुम अब भी मुझसे दुराव सा रखती हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हर दुख, हर चिंता का भागीदार बन सको। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम अपना ही समझो। विजी, जो अब तक बैठी पोटोमैक नदी के उस पार एयरपोर्ट की बिजलियां देख रही थी, अत्यंत त्रस्त हो उठी। एक झटके के साथ खड़ी होते हुए उसने कहा, आगे कुछ मत कहो नटराजन, तुमसे विनती करती हूँ। नटराजन कुंठित हो चुप गया। उसके बाद विजी जैसे खो गई। नटराजन ने अपने को काम में व्यस्त कर लिया और विजी लाइब्रेरी के बेसमेंट में कहीं छिप गई।
नटराजन की दृष्टि से ओझल। जून में मनीष सामान बांधकर कनाडा चला गया और विजी वाशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करने। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि अब जिधर भी मुड़ता है हल्के रंग की सूती साड़ियों में मुकी ही दिखाई देती है। मुकी जिसे पार्टियों में भी ले जाया जा सकता है, कॉफ़ी पीते हुए जिसके साथ देर तक चुप भी बैठा जा सकता है, जो कुछ ही देर में आकर्षक सुस्वादु भोजन तैयार कर देती है और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को अपने पुरुषत्व का बोध कराती रहती है। हर सुबह दैत्याकार मशीनों के शोर से ही आंखें खुलती हैं। घर के बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। उस सुबह जाकर विजी निश्चल चल पड़ी और सीमेंट की मशीन का घरघराना सुनती रही और रह रहकर लगता रहा कि ऐसी ही एक मशीन के बीच आकर वह चकनाचूर हो गई है। कई दिनों से वही सब फिर से दोहराया जा रहा था। पहले मन पर छा जाने वाली घनघोर उदासी, बिना कुछ खाए पूरा पूरा दिन बिता देना और एक अव्याख्येय व्याकुलता ऊपर नीचे उसमें डोलते रहना। विजय अपने आप को धोखा नहीं दे पाती। वह जानती है कि मुकी और नटराजन का विवाह उसे जरा भी नहीं भा रहा। वॉशिंगटन से मेरीलैंड लौट रही थी तब मिसेस चंदेला से भेंट हो गई। बोली, मुकी अब लड्डू खिलाने वाली है? क्यों? विजय ने पूछा। नटराजन और मुकी ब्याह करने जा रहे हैं। आप इनविटेशन लिख रही है, आप ही बांट रही है, तुम्हें नहीं मिला क्या? मिसेस चंदोला विजय को कभी नहीं भाई। उनकी झुंझलाहट थोड़ी सी और बढ़ गई। अब उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बारी कब आ रही है विजयलक्ष्मी? कनाडा कब जा रही हो? वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, पर मन में कुछ आंस रहा था। एक बार भी नटराजन ने व्यक्त नहीं किया कि मुकी से उसकी इतनी अच्छी मित्रता है। विजय ने चाहा कि एक ऊँह के साथ इस बात को मन से झटक दे, पर वह तो कुंडली से मारकर मन विचारों पर जम गई थी। विजय ने वसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिरा कर यह कहना चाहा था कि विजय उसे कितनी अच्छी लगती है। विजय ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वह घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट कहने का अवसर दे दिया तो उत्तर में ना कैसे बोल पाएगी। उसके कितने एहसानों के नीचे लदी हुई थी और नटराजन को पति रूप में स्वीकार करना तब शायद असंभव सा था। नटराजन बहुत भला था, सहायता करने में तत्पर, उदार, विशाल हृदय, पर विजय को तब भी आशा थी कि शायद मनीष उसके पास फिर लौट आए। 3 महीनों में अलग अकेले वॉशिंगटन में रहकर विजय बार बार इस बारे में सोचती थी। अपने को अनेक प्रकार से समझाया था और अंत में इस निश्चय पर पहुंची कि मनीष की जगह नटराजन क्यों नहीं ले सकता। ये ठीक है, और नटराजन के साथ भी नई जिंदगी गढ़ी जा सकती है। इसलिए विजय बहुत समय इस मनस्थिति में थी कि यदि नटराजन ने फिर से यह प्रसंग छेड़ा तो वह सब कुछ स्वीकार कर लेगी। और यहाँ आकर जाना कि मुकी ने एक बार फिर उसे पराजित कर दिया है, निमंत्रण तक बट गए हैं और विजय अपने को इन झूठे स्वप्नों में बहलाती रही कि नटराजन को वह बहुत अच्छी लगती है, कि नटराजन फिर उससे कुछ अवश्य पूछेगा। पर मुकी की गर्दन पकड़कर उसे भींचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दे, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दे, उसके सिल्क की तहों में लेटी मुकी लपटों में घिर जाए और उसकी आंखें धुएं और चटकती हुई खिड़कियों में खो जाएं। विजय ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी। पर मुकी के लिए जो बैर भाव रोम रोम में भीग गया है, उसे कम से कम अपने से तो नहीं छिपाया जा सकता। विजय चाहती है कि कुछ ऐसा कर सके जिससे मुकी तड़प कर रह जाए, जिससे बहुत बहुत दिनों तक उसके मुख पर हंसी तक ना आए और वह ऊंचा दर्प भरा सिर नीचे झुक जाए। नटराजन के कहने से वह मुकी के पास रहने को तैयार तो हो गई थी, पर उस पहली ही भेंट में वह जान गई थी कि मुकी ने एक दृष्टि डालकर उसे हेय जानकर त्याग दिया है। विजय को मुकी में ऐसा विशिष्ट तो कुछ न दिखाई दिया। साधारण रंग रूप, कटे हुए बाल, कानों को पूरे ढके हुए थे और अनेक घर में बहुमूल्य साड़ी पहने रहने वाली अकेली लड़की। और तब विजय अपने आप को बहुत शैबी, बहुत हल्का सा अनुभव करने लगी।
बाद में जाना कि मुखी के पिता अत्यंत धनिक थे। उसकी सारी शिक्षा विदेश में ही हुई है। 3 साल अमेरिका में रहकर उच्चारण भी अंग्रेजी ही था। वो फेज़ 3 कॉफ़ी हाउस में गई, रात भर बैठी रहती थी, ऊंची साहित्यिक बातें करती थी, अंग्रेज़ी में कविताएं भी लिखती थी जो कभी कभी भारत में भी छप जाया करती थी। विजय अपने स्वभाव में झेबूपन पर कभी कभी लज्जित हो जाती और अपनी भारतीयता पर मुखी और उसके मित्रों के व्यंग से कभी कभी छिप छिप कर रो लेती। वह स्मार्ट या आधुनिक तो नहीं है, वह जानती थी होती भी कैसे। बीए तक तो शहर के कॉलेज में पढ़ी। एमए में पहली बार लड़कों के साथ क्लास में बैठना हुआ, तब भी सब लड़कियां झुंड बनाकर क्लास में आती, साथ बैठती, इकट्ठे ही लौट जाती। मनीष ये परिचय तो मौसी के घर हुआ और उन्होंने भी जैसे आंखें बंद कर ली और दोनों को मिलने जुलने पर कोई रोक न लगाई। शायद सोचती होंगी कि मृत बहन की बच्ची इसी तरह ठिकाने लगे। वैसे घर में किसी को कोई चिंता न थी। सगाई की रस्म ऐसे ही हुई, ना इधर से कोई आया ना उधर से। मनीष के यहाँ चले आने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा और 1 साल बाद अपने लौट जाने की बजाय उसने विजय को बुला भेजा। तो विजय ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवा कराने का प्रबंध किया। पिता नाराज हुए, विमाता भी बुनबुनाई थी, पर गहने नाना ने दिए थे, इसलिए किसी का वश न चला। पर यहाँ पहुँचने पर पाया कि मनीष मेक्सिको गया हुआ है। ये बात विजय को बहुत खटकी थी, पर करती भी क्या। उन लंबे कार्यहीन दिनों में नटराजन ने ही भर उसका सहारा दिया। अपनी लैब से छुट्टी पाकर रोज़ उसे सैर पर ले जाता। कभी कभी वाशिंगटन में पूरा पूरा दिन बीत जाता तो मुखी ने अजीब बहकी बातें करनी शुरू कर दी थी। एक दिन बोली, विजय, मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने ही हड़प लिया। क्या? विजय ने अचानक पूछा। कैसी भोली हो, उनकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं है। नटराजन की तो लैब थी और वे थे, किसी लड़के से क्या मतलब था। अब रोज वॉशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन। मुखी उस समय कैनवस पर रंग लगा रही थी। ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और विजय, ये तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, PhD है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी 8,000 तो मिल रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टुटपुंजिया फेलोशिप ही है। विजय से कुछ देर कुछ भी ना कहते बना, फिर उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुखी, नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान हैं, मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखती हूँ। मुखी हंसने लगी। ब्रश नीचे रखकर आगे झुके हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही। नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वह मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हो। तुम में और नटराजन में केवल एक रिश्ता है। तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वह एक ऐसे युवक हैं जिन्हें तुम अच्छी लगती हो। ऐसी सिचुएशन में मालूम क्या होता है? बस मुखी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे और मेरी मान्यताओं को तुम अलग छोड़ दो, विजय ने बुरा मानते हुए कहा। और अब यह विवाह होने जा रहा है, उसमें निश्चय ही नटराजन से अधिक उसके वेतन तथा उसके भविष्य की संभावना का ख्याल किया होगा मुखी ने। विजय को यह दृढ़ विश्वास है, पर दुख तो यह इस बात का है कि नटराजन कैसे मूड हो गया। क्या वह मुखी की असलियत नहीं जानता? विजय ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्पिरिन की टिकिया रख उन्हें कुछ देर देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। माता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियाँ, जुझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना। क्या किसी को विजय लक्ष्मी की कभी याद भी आती होगी? इन 1.5 सालों में कितनी दूर आ गई है वह। मुड़कर देखने से मन में ऐसा निश्चय आश्चर्य सा भर जाता है कि क्या कभी जिंदगी इससे भिन्न भी थी। अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट है और किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर। कभी कभी काम करते हुए कुछ याद आ जाता है, मनीष की बाहों की कसी पकड़, उसका मुस्कुराना और कभी कभी वह क्रूर शब्द। तब विजय यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती है और वह चाहती है कि वापस लौटना असंभव सा ही है। वहाँ से जाएगी तो कहाँ? किराए के पैसे कहाँ से आएंगे और किस मुंह से पिता की देहरी पर जाकर खड़ी होगी? कहीं और नौकरी कर सकती है, पर जैसे विजय के अंदर की समस्त शक्ति रिस गई है। वह छोटी सी रसोई में खड़ी विजय सोचती है कि औरों की तरह सहज
सरल जीवन क्यों नहीं हो सकता उसका? कब अजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग चिटक गई। यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद इस दशा में ना पहुंचती। यदि मुखी सी कुटिलता आती तो भी शायद अकेले यूं अपने आप से द्वंद्व ना करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा था। एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, पर 4:45 बजे लैब से निकलकर यहाँ पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए और तब पाया कि विजी अभी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रही है। नटराजन को देखकर वह थोड़ा सा मुस्काई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई ना थी। अधिक बातें ना हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी अपनी गली में आ गए। विजी का घर पहले आ गया और पिछले दिन की तरह ही फिर कॉफ़ी के लिए पूछा गया। सुकृत देखकर नटराजन जब अंदर आया तो एकाएक उसके मस्तिष्क में कौंध गया कि यदि विजी ने कॉफ़ी के लिए ना पूछ उसे रास्ते चले जाने के लिए कहा होता तो कितना बुरा लगता। नटराजन विजी के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है। क्या? विजी ने प्रश्न भरे नेत्र उसके मुख पर टिटक गए। आज खाने को कुछ न बनाना। उसके कहने के ढंग पर विजी थोड़ा सा हंस दी। नटराजन को वहाँ सी उजली धूप सी दिखाई देने लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। विजी की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। सिंक में एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। विजी ने कॉफ़ी नाप कर परकोलेटर में डालते हुए कहा, तुम चलकर बैठो, मैं अभी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर में जब विजी लौट कर आई तो टूटी हुई मैत्री पुनरुत्थान हो गई है। ऐसा सा कुछ भाव उसके मुख पर था। नटराजन ने मेज पर पैर टिका लिए, उन्हें समेट लिया और कहा, तुम्हारे किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूँ विजी? ना, विजी ने अपनी साड़ी की सलवटें चिकनी से करते हुए कहा। व्यस्त तो तुम हो गया आजकल। कुछ विशेष नहीं, अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले लैब में थोड़ा काम निपटाना है बस। अपार्टमेंट तो ठीक ही हो गया है, फर्नीचर आने का और उसे जमाने का काम बाकी है। विजी कल से अधिक रिलैक्स्ड लग रही है। उसने हरे रंग की बिना किनारे की सूती साड़ी पहन रखी है। वह इधर काफ़ी दुबली हो गई है, चेहरे पर पीलापन सा है, पलकें घनी हैं और उसके नीचे चारों तरफ आंखें चमकती हैं। वह उसे एकटक देखता रहा। एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? विजय ने कहा। रसोई में कॉफ़ी परकोलेटर खुदबुद करने लगा और कॉफ़ी की सुगंध पूरे कमरे में छा गई। कहो। बहुत आनंदित उत्सुक दूल्हे से नहीं दिखाई देते तुम। कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया, संभलने के लिए कुछ छड़ लेता और फिर बोला, जैसा कि तुम दिखती थी उन दिनों, उल्लास से निरंतर मुस्कुराती हुई। विजी रसोई में जाकर परकोलेटर ले आई और मेज पर रखती हुई बोली, अब सोचती हूँ कि वे भी क्या दिन थे। कितने सपने, कितनी उमंगें, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना तो नटराजन किसे अच्छा लगता है। कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवार से सिर टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल भी लेती हूँ। इसी में किसी उपलब्धि की चेष्टा करती हूँ। नटराजन को लगा विजी सचमुच बड़ी हो गई है। पहले तो रह रहकर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण विजी को लगा कि इतना उद्धृत व्यक्तिगत प्रश्न उसे पूछना ना चाहिए था। जिसे रह रहकर भूल जाती है कि नटराजन के जीवन में एक नया आयाम आ गया है। वह मुखी का पति बनने जा रहा है। विजी उसके लिए अब कुछ नहीं है। कभी कुछ थी, अब वह मात्र परिचिता है। अब मुखी उसके जीवन के समग्र अनुभवों की संगिनी होगी। हाँ विजी, मुखी सचमुच बहुत भली और अच्छी है, विजी ने कहा। नटराजन हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निभता विजी। मुखी की प्रशंसा करने का प्रयत्न ना करो।
मैं जानता हूँ कि तुम इसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य है कि तुमने मुझे अब तक घर से बाहर क्यों नहीं किया। विजी का चेहरा अप्रतिभ हो गया। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदल सकती? ओ विजी, यू आर सो स्वीट। अच्छा, कॉफ़ी दोगी या नहीं? विजी के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े छोड़ बाकी चीज़ें सूटकेस में रखी और फिर मुकी को उसके घर फ़ोन किया। खाली घर में घंटी बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वह नए घर में होगी। वह लिफ्ट में ऊपर जाने के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसने पाया कि वह सीटी बजा रहा था। दरवाज़ा खटखटाने पर मुकी ने खोला। वह भी गहरे रंग की सूती साड़ी में थी, पर उसकी साड़ी में चौड़ा लाल बॉर्डर था जिसमें जरी के तारों का घना काम था। मैंने लैब में फ़ोन किया था। मैंने लैब में फ़ोन किया था, तुम नहीं थे, मुकी ने कहा। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला, विजयलक्ष्मी मिल गई थी, उसके साथ कॉफ़ी पीने लगा था। मुकी दरवाजे के पास से हट गई और बोली, शेल्फें आ गई हैं, मैं किताबें लगा रही थी। नटराजन ने कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दिया। मुकी की दृष्टि उस पर पड़े उसके पहले कोट उठाकर टांग दिया और कुछ हंसता सा बोला, अभी से डिसिप्लिन करने लगी। नटराजन का मन हल्का सा है। वह जानबूझकर नहीं सोचेगा इसका कारण क्या है, पर फिर भी जान रहा है कि आज विजी हंसी थी, खुली थी। विजी की हंसी मन को भाती है। चाहता है कि वह विजी पहले की तरह हंसा करे, विजी प्रसन्न रहे। किताबों को बक्से से निकालकर मुकी ने फर्श पर फैला दिया था। वह उठा कर नटराजन को देने लगी और नटराजन उन्हें जमाने लगा। 7 खानों के शेल्फ है, दीवार को पूरी तरह ही ढक लिया है। अब सारी किताबें करीने से रख जाएंगी तो कमरा भरा भरा लगेगा। मुकी एक कपड़े से किताबों को धूल पोंछती रही। तुम्हारी साड़ी धूल से अट जाएगी मुकी। लाओ मैं साफ करूँगा। पुरानी ही तो है, मुकी ने कहा। 3 खाने भर चुकने के बाद दोनों बक्सों पर बैठकर सुस्ताने लगे। कमरे में गर्मी सी हो रही है। बाहर थोड़ा सा टहलने चलोगे? चलो। कमरे में बत्ती जलती छोड़ दोनों बाहर निकल गए। नीचे पहुंचकर लगा कि शाम सचमुच ठंडी और मोहक है। सड़क की बत्तियां बहुत चमकीली और पेड़ चुप खामोश। नटराजन ने पूछा, कार पर थोड़ी दूर चलोगे मुकी? अच्छा। नटराजन ने दरवाज़ा खोला और मुकी बैठ गई। नटराजन बाईं सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट की। बिना जाने उसने कार कब्रगाह की ओर मोड़ दी। कार में मुकी की सेंट की सुगंध है। दीर्घ मौन को तोड़ते हुए नटराजन ने पूछा, मुकी, क्या तुम्हें यह सब सच लग रहा है? मुकी गर्दन मोड़ बाहर देखने लगी, जैसे इस बात का उत्तर नहीं देना चाहती। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुकी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुकी का स्पर्श नहीं किया है। इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाँह छूना चाहता है, जैसे यह जानने को कि क्या उसकी त्वचा उतनी ही उष्ण और चिकनी है जैसे कि मनीष कहा करता था। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी तड़कर टूट हो चुकी थी। नटराजन के मन में अचरज सा भर गया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठाकर कहाँ और किस लिए लिए जा रहा है। क्या उसके मन में मुकी के लिए सचमुच कहीं ममतत्व या स्नेह छिपा है, या यह विवाह 34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त से ही किया जा रहा है? पास बैठी नयनतारा मुखर्जी के बारे में वह क्या जानता है? नटराजन ने आकुल होकर पूछना चाहा, तुम क्या हो मुकी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे विवाह करना क्यों स्वीकार किया? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें एक पति की कमी महसूस हुई, या मेरे लिए तुम्हारे मन में इस आदर के अतिरिक्त और भी कुछ है? क्या तुम वैसी ही लोभी, स्वार्थी, शुद्ध हो जैसे कि विजी ने तुम्हें चित्रित किया? क्या तुम उतनी ही सहज प्राप्य हो जैसा अवज्ञा से मनीष कहा करता था? बी केयरफुल, मुकी ने कहा। सकरी सड़क पर सामने से एक कार आती दिखाई दी और नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मोड़ी तो कार सड़क छोड़ कंकड़ीली भूमि पर उतर गई। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद
याद आया कि मुकी ने बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। विजी उस रात सो ना सकी और न उससे अगली रात। और नटराजन विजी को अपनी लैब में आया पाकर चौंक उठा। हाथ का बीकर मेज पर रखकर वो लैब से बाहर निकला और बोला, क्यों विजी, सब खैरियत तो है? कुछ समय होगा तुम्हारे पास? विजी ने पूछा। हाँ। और विजी कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा, फिर बोला, आओ कॉफ़ी लाउंज में चलें, वहाँ इस समय कोई ना होगा। विजी चुपचाप साथ चल दी। कॉफ़ी लोगी? नहीं, कोका कोला। नटराजन ने मशीन में पैसे डालकर 2 बोतलें निकाली और फिर ढक्कन खोल विजी के आगे रख दी। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन, 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि इस ज़िंदगी का क्या करूँ, समझ नहीं पाती। विजी रुककर नटराजन का मुख ताकने लगी, फिर एकदम कह डाला, नटराजन मुझे $1000 चाहिए। मुझसे अब यहाँ एक दिन भी ना रहा जाएगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, वह अपना देश है, वे लोग मेरे अपने हैं। दे सकोगे नटराजन? विजय ने उसके चेहरे पर अपनी उत्सुकता कातर आंखें जमा ली। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? मैंने पता लगा लिया है, मुझे प्लेन पर जगह मिल जाएगी, न्यूयॉर्क से लंदन। नहीं, पहले मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। ओह, नटराजन ने कहा, मालूम नहीं कब तुम्हें वापस कर सकूंगी, पर मुझे और कोई उपाय नहीं दिखना चाहता। पर विजी, तुम पूरी तरह श्योर हो ना? विजी ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ। विजी का हट नटराजन को मालूम है। नटराजन ने जेब से चेकबुक निकाली और $1500 का चेक लिखकर उसे दे दिया। नटराजन, विजी ने कुछ कहना चाहा। अगर कुछ और ज़रूरत हो तो बताना। विजय, मॉन्ट्रियल कब जाओगी? कल शाम। पर तुम एयरपोर्ट पर मत आना, अकेले ही जाना चाहती हूँ। पर नटराजन उसे एयरपोर्ट ले गया। विजी चुप थी। शायद वह भी वह दिन याद कर रही थी जब मनीष के स्थान पर नटराजन उससे यहाँ मिलने आया था। एक बात कहना चाहती हूँ नटू। विजय ने जहाज़ पर चढ़ने के लिए कुछ क्षण पहले कहा, मेरे प्रति बहुत अनुदार मत हो जाना, थोड़ी सी करुणा। और उसका गला भर आया। उसे पहुंचकर लौटते हुए नटराजन को लगता रहा कि उसके जीवन में कभी न भर सकने वाले अनेक अभाव हो गए हैं। साथ ही थोड़ा सा धीरज कि हर समय विजी की उपस्थिति दंश देने को न रहेगी। फिर नटराजन को याद आया कि अब तो कुल 3 ही दिन बच गए हैं। शनिवार को कुछ मित्रों ने उसे और मुकी को भोज पर बुलाया है। रविवार को लैब के मित्र मिलकर नटराजन के लिए स्टैग पार्टी दे रहे हैं और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी भी है। फिर उसी रात प्लेन लेकर मीन चले जाएंगे और वहाँ 10 दिन बिताएंगे। मुकी के लिए उसकी माँ ने लाल बनारसी साड़ी, शंख की चूड़ियाँ, कुमकुम भेजा है, वही पहनेगी। इस बीच फर्नीचर आ गया, करीने से रख भी गया है। घर भरा पूरा लगता है। रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफ़ेद और हल्की पीली। मुकी ने 5 के 5 चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन जमा दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ बियर की बोतलें रख दी हैं। सब कुछ साफ सुथरा, चमकता हुआ, एकदम नया। नटराजन को मन में थोड़ा सा विस्मय है। मुकी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, उसे ऐसी आशा न थी। एयरपोर्ट से नटराजन अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ी चीज़ें पैक करनी थी, पर उन्हें वैसा ही छोड़कर वह अपने कमरे में बैठ गया। विजी जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी। पर नटराजन जानता है कि विजी के अंदर बल का एक स्रोत है। वह टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। नहीं तो कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। 7 बजे नटराजन ने उठकर स्नान किया, धुले कपड़े पहने और फिर मुकी को लेकर कहीं बाहर भोजन करने के विचार से उसके साथ चल दिया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मुकी को बता देगा कि विजी चली गई है, सदा के लिए। अब उसका नाम, निशान, उसकी छाया तक दोनों के बीच में नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजय लक्ष्मी आई और केवल वही लेकर लौट गई। पर साथ ही कितनी वेदना का भार भी। मुकी के घर का ताला बंद था। नटराजन पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे,
जैसे 2 दिन में ही झड़ गए थे और इस समय पैरों के नीचे आकर दीन आर्त स्वर कह रहे थे। और वे सारे ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाए अपनी नग्नता में असहाय से खड़े थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंचते हुए भी नटराजन यह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि वह मुखी को विजी के जाने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई निकट का आत्मीय खो गया है ऐसे, या फिर ठंडे निर्विकार भाव से। मुखी, विजी चली गई। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन ने दरवाजे को अंदर की ओर ढकेला। कमरे में आकर उसने पाया कि मुखी नए सोफे पर औंधी लेटी है। दाईं बांह शिथिल से नीचे की ओर लटक रही है। बाईं को मोड़कर उस पर चेहरा गड़ा है और उसका पूरा शरीर रह रहकर हिल रहा है। मुखी, उसने बहुत चिंतित होकर स्वर में पुकारा। मुखी ने सिर उठाकर देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, यह लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने झुककर मुखी के कंधे पकड़ लिए। क्यों मुखी, क्यों? मुखी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। नटराजन ने उसके कंधे छोड़कर झुककर फर्श पर गिरी अंगूठी उठा ली और मुखी की बंधी मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी ठूसते हुए बोला, ऐसी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मुखी। मुझे बताओ ना, इतने दुख की क्या बात है? मुखी वेग से उठकर बैठ गई। सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूलकर लाल हो गईं और चेहरे पर गहरी अशांति थी। मुझसे पूछते हो कि स्वयं जानते नहीं? मुझे तो रह रहकर यही आंचता है कि तुम इतनी झूठे चालबाज कैसे हो। पूरी गर्मी तुम वॉशिंगटन उससे मिलते जाते रहे और मुझसे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर करती रही, पर्दे बनाती रही और तुम वहाँ सैर करते रहे। तुमसे यह किसने कहा? नटराजन ने धीर कंठ से पूछा। जाने से पहले विजी मेरे पास आई थी। जिसे सदा से उससे नफरत थी, उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती। उसी ने बताया कि तुम उसे $1500 दिए डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मुझे ख्याल भी ना था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फ़ोन आया कि मैंने जो चेक दिया वह बैंक ने वापस लौटा दिया, कि वहाँ पर्याप्त धन नहीं है। तो मुझे लगा कि मुखी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। विजी के सारे अत्याचार मैंने चुपचाप सहे। सोचती थी कि वह पागल है और नादान है। मनीष ने केवल विजी से पिंड छुड़ाने के लिए मेरा नाम बीच में घसीटा। इस पर मेरा उससे झगड़ा भी हुआ। मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके भी तुम उससे चुपचाप मिलते रहे। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम्हें इतना सुख दूंगी। एक लंबी सिसकी। मुखी, मेरी बात भी तो सुनो ना। कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं भी बहुत माननीय हूँ नटराजन। बहुत दर्द मेरे अंदर भी हैं और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं नहीं सह सकूंगी। गो अवे। यह विवाह नहीं होगा। मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा की नज़र से देख सकूंगी? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए था। मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो और इसलिए मन ही मन प्रारंभ से ही तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुक आई थी। कमरे में सन्नाटा है। केवल नयन तारा का पतला टूट जाता उड़ता गिरता स्वर है। इतने दिनों से जो कुछ अंतराल में पक्षन्न रखा है वह सब एक बारगी फूट कर बाहर आ जाना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुपचाप बैठा हुआ है। मुखी के शब्दों ने उसे हिला दिया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि विजय ने चलते चलते ऐसा क्यों किया। उसे प्रतीक्षा है मुखी के थक कर चुप हो जाने की। तब वो धीर शब्दों में अपनी बात कहेगा। मन में आशा की नन्ही सी रेखा है
कि शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास कर ले।